हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में गार्बेज कलेक्शन के बारे में समझने वाले हैं। जावा गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच जावा प्रोग्राम्स परफॉर्म ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। सो गार्बेज कलेक्शन का मेन पर्पस होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज वी हैव लिमिटेड मेमोरी, राइट। इसलिए जो है हमें अपने मेमोरी को मैनेज करना पड़ता है ताकि हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें। सो लेट्स से ये जो है हमारे हीप एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें जो है हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और ये जो मेमोरी है उस एंटिटी यानी कि उस ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। जैसे कि लेट्स से हम एग्जांपल समझते हैं कि हम जो है ऐसा कहते हैं कि हम एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, राइट। सो बेसिकली ये जो न्यू कीवर्ड है ना, ये क्या करता है, डायनामिकली हमें हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट कर देगा एज पर द रिक्वायरमेंट, और इसका जो एड्रेस होता है वो रिटर्न कर देता है। तो ये जो हमारा वेरिएबल है एस, इस रिटर्न एड्रेस को रिसीव कर लेगा, राइट। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये जो वेरिएबल है इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, इसलिए हम ऐसे वेरिएबल्स को बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ओके। और ये जो हमें मेमोरी एलोकेट हुई है, ये क्या करेगा, स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। स्टूडेंट का नेम क्या है, रोल नंबर, एड्रेस, ब्रांच डिटेल एक्सेट्रा, राइट। सो फ्रेंड्स, ये जो न्यू है जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर देता है, तो ये क्या कभी फेल नहीं हो सकता है। मतलब कि हमें जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उतनी अवेलेबल ही ना हो हीप में। तो बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड मेमोरी, तो ऐसा केस पॉसिबल है कि हमें जितनी मेमोरी चाहिए उतनी अवेलेबल हो ही ना। सो इसलिए जो है हमें मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है कि जो ऑब्जेक्ट्स यूज में नहीं है उसको डिलीट करके वापस से मेमोरी को रिलीज कर दिया जाए, ताकि हम उस मेमोरी लोकेशन को रीयूज कर सके, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूज में है करंटली या नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे मेमोरी लोकेशन जिनका रेफरेंस वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो जो है यूज में नहीं होते हैं, तो हमें जो है उसे डिलीट कर देना चाहिए। सो एक एग्जांपल समझते हैं हम इसको। लेट्स से ये जो है हमारे पास एक मेथड है फन नाम का। ओके। और फन मेथड के अंदर जो है हम एक स्ट्रिंग बिल्डर डिफाइन करते हैं, एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और ये जो है हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और लेट्स से ये जो है हमारे स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन मेन मेथड के पास होगा, राइट। और मेन मेथड से हमने इस फन मेथड को कॉल कर दिया। तो अब जो है एग्जीक्यूशन इस फन मेथड के पास आ चुका है। तो हमें पता है जो भी डाटा मेंबर बनते हैं वो स्टैक में डिफाइन होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एसबी बना रखा है, तो ये जो है स्टैक में बनेगा। और यहाँ पे जो न्यू है ये क्या करेगा, हीप के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट इस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए जितनी जरूरत चाहिए उतना जो है हमें मेमोरी एलोकेट कर देगा, और इसके अंदर ये स्ट्रिंग डिफाइन हो जाएगा। और ये जो हमारा वेरिएबल है एसबी, इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा होगा, राइट। और हमें पता है जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये मेथड जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये जो स्टैक है ये डिलीट हो जाता है, राइट। तो ये जो वेरिएबल है हमारा ये डिलीट हो चुका है। लेकिन ये जो हमें मेमोरी एलोकेट हुई है ये तो अभी भी एलोकेट ही हो रखी है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अब करंटली यूज में नहीं है उनको डिलीट कर देना चाहिए। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज अब इनका जो है क्लेम करने वाला कोई नहीं बचा है, तो इसलिए जो है हमें इसको डिलीट कर देना चाहिए ताकि वापस से इन फ्यूचर इस मेमोरी लोकेशन को रीयूज करा जा सके। ओके। जैसे कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखें लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, तो इसमें जो है मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन जो होता है मैन्युअली करना पड़ता है। मतलब प्रोग्रामर को खुद से ही करना पड़ता है। तो आपने सी में फ्री फंक्शन पढ़ा होगा मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए, राइट। और सी प्लस प्लस में डिलीट फंक्शन होता है, राइट। लेकिन अगर हम जावा लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें जो है मेमोरी डी एलोकेशन ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। मतलब हमें प्रोग्रामर को जो है मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज हैंडल ऑटोमेटिकली बाय द गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जितने भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको डिलीट कर देता है। तो बेसिकली ये प्रोग्रामर के हाथ में नहीं है कि गार्बेज कलेक्टर कब चलेगा, मतलब हम कब इसको एग्जीक्यूट कर दें ताकि जितने भी अनयूज्ड मेमोरी लोकेशन है उसको वापस से रिसाइकिल करा जा सके, राइट। बेसिकली ये जो होता है जेवीएम डिसाइड करता है कि कब गार्बेज कलेक्टर को रन करना है हमें। और ये बेसिकली आपके सिस्टम
और आपके जो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है, उस पे डिपेंड करता है कि कब गार्बेज कलेक्टर को रन करना चाहिए। सो फ्रेंड्स मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोग्रामर है, वो गार्बेज कलेक्टर के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये इम्प्लिसिटली रन होता है। ओके? When no references to an object exist, that object is assumed to be no longer needed, right? And the memory occupied by the object is released. This recycled memory can be used for subsequent allocation. JVM has the implementation of garbage collection. तो JVM के पास जो है garbage collection की implementation होती है, तो प्रोग्रामर जो है इसको हैंडल नहीं कर सकता। ओके, इम्प्लिसिटली इसकी implementation दे रखी है। सो फ्रेंड्स अगर हम स्टेप्स देखें कि गार्बेज कलेक्टर कैसे वर्क करता है ऑटोमेटिक, तो बेसिकली ये 3 स्टेप में यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। पहला है मार्किंग, एज़ द नेम सजेस्ट, हम ऐसे मेमोरी लोकेशन को मार्क करते हैं जो कि करंटली यूज़ में नहीं है। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके रेफरेंस वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्टेप होता है डिलीशन। तो डिलीशन में जो भी अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम रिलीज़ कर देते हैं उन मेमोरी को, ठीक है? देन थर्ड स्टेप होता है कॉम्पैक्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी को कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, वो अवेलेबल हो जाते हैं अब रीयूज़ के लिए। सो फ्रेंड्स हम फाइनलाइज़ मेथड के बारे में समझने वाले हैं। सो ये जो फाइनलाइज़ मेथड है, इज़ एक्ज़ीक्यूटेड जस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट्स फाइनल डिस्ट्रक्शन बाय द गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट के जस्ट डिस्ट्रक्शन से पहले ये जो फाइनलाइज़ मेथड है, कॉल कर देता है। ओके, सो फाइनलाइज़ मेथड इज़ कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ अबाउट टू रिसाइक्ल्ड। Once finalized method executes, garbage collector destroys that object. So basically होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले जो गार्बेज कलेक्टर है, वो फाइनलाइज मेथड को कॉल कर देता है। तो अगर हमें कुछ भी ऑपरेशन करना है इस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले, तो उसका कोड जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? और जैसे ही हमारा फाइनलाइज मेथड का एग्जीक्यूट खत्म हुआ, हमारा गार्बेज कलेक्टर इसको रिसाइकल कर देगा। ओके, ये जो फाइनलाइज्ड मेथड है, प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट क्लास, और ऑब्जेक्ट क्लास हमने पढ़ा था जावा का टॉप मोस्ट क्लास होता है, राइट? सो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो फाइनलाइज्ड मेथड है अप्रोक्सीमेट्स द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रक्टर। अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर डिस्ट्रक्टर पढ़ा हो, तो ये जो है ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है कि डिस्ट्रक्टर जो है प्रोग्रामर को पता होता है कि कब एग्जीक्यूट होने वाला है, लेकिन ये जो फाइनलाइज मेथड है जावा का, ये प्रोग्रामर को नहीं पता होता है, क्योंकि जेवीएम रिस्पॉन्सिबल है गार्बेज कलेक्टर को रन करने के लिए, राइट? तो ये जो है इम्प्लिसिटली रन होता है गार्बेज कलेक्टर, और गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से जस्ट पहले फाइनलाइज मेथड को कॉल कर देता है। सो इसलिए जो है इसमें प्रोग्रामर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है डेमो, जिसके अंदर हमने एक डाटा मेंबर डिफाइन कर रखा है इंट आईडी, और ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। देन हमारे पास एक मेथड है क्रिएट ऑब्जेक्ट, जो कि इस क्लास डेमो का ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है? देन हमने इस मेन मेथड से 10 टू द पावर 6 टाइम क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कर रखा है, ठीक है? और इसके अंदर ये जो हमने आई पास कर रखा है। सो बेसिकली ये जो आई है ना, इस ऑब्जेक्ट का आईडी का काम करेगा। जब सबसे पहली बार क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड कॉल होगा, तो क्लास डेमो का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर ये जो आईडी है, इसके पास वैल्यू क्या होगी? 0, राइट? नेक्स्ट टाइम 1, ठीक है? सो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, फाइनलाइज मेथड को जो है ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है? तो वॉइड फाइनलाइज, और इसके अंदर जो है हम प्रिंट कर देते हैं ऑब्जेक्ट की आईडी कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है डिलीट होने वाला है। तो ओबीजे आईडी, ओके, और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं दिस डॉट आईडी से। जो ऑब्जेक्ट डिलीट होने वाला है, उसका रेफरेंस हम एक्सेस कर सकते हैं दिस से, राइट? तो दिस डॉट आईडी से उसकी आईडी एक्सेस हो जाएगी। सो फ्रेंड्स हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, हमने 10 टू द पावर 6 टाइम ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस मेथड को यूज करके, राइट? तो बार-बार जो है हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं 10 टू द पावर 6 टाइम, तो हर बार क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट? और जैसे ही ये मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, हमारा स्टैक डिलीट हो जाएगा, मतलब रेफरेंस वेरिएबल डिलीट हो चुका है। लेकिन जो हमें मेमोरी एलोकेट हुई थी, वो तो अभी भी हीप के अंदर हो रखी होगी, और वो जो है अब एलिजिबल है गार्बेज कलेक्टर के लिए कि उसको रिसाइकिल कर दिया जाए, राइट? तो चांसेस है कि 10 टू द पावर 6 टाइम हम बना रहे हैं, तो कभी ना कभी जेवीएम जो है गार्बेज कलेक्टर को रन करेगा, और जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, उससे पहले जो है फाइनलाइज मेथड को गार्बेज कलेक्टर कॉल कर देगा, राइट? और ये जो है आईडी प्रिंट कर देगा कि ये वाली आईडी जो है डिलीट होने वाली है अब, ठीक है? तो इसको रन करते हैं हम।
सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये आउटपुट आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो इतने सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए जिनकी आईडी ये है। सो आप बेसिकली देख रहे हो जितने ऑब्जेक्ट डिलीट हुए ना, सबकी आईडी 2, 3, 4, 5 डिजिट्स में, राइट? कितने डिजिट्स है ये? 2, 4, 6 डिजिट्स है। एक बार ऊपर करके देखते हैं। तो शुरू के ऑब्जेक्ट्स डिलीट नहीं हुए, जो लास्ट में हुए थे वही डिलीट हुए हैं। सो बेसिकली अब क्या करते हैं हम, एक काउंट का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि ये काउंट कर लेगा कितने ऑब्जेक्ट्स डिलीट हुए हैं, राइट? तो हम इसको स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है? काउंट इक्वल्स टू 0 और जितने बार फाइनलाइज मेथड कॉल होगा उतने बार हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है? और इस मेथड पे बाद हम जो है प्रिंट कर देते हैं कि कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। और लेट्स से इससे पहले जो है हम एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं कि ये जो है मेन मेथड का एग्जीक्यूशन है। ओके, तो अब जो है हम इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो देखते हैं हमारा मेन मेथड कब एग्जीक्यूट हुआ है। सबसे पहले तो मेन मेथड कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा है। तो और ना ही काउंट प्रिंट हुआ है। चल लेट्स से हम फाइंड कर लेते हैं। तो मेन मेथड कहाँ पे प्रिंट हुआ है? सो आप देख रहे हो ये रहा मेन मेथड, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, राइट? और काउंट कहाँ पर है? अच्छा ये रहा काउंट। तो टोटल जो है 20,291 ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय हुए हैं। टोटल हमने बनाए थे लगभग 10 टू द पावर 6, राइट? तो इतने जो है डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो ये रहा मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ है और ये रहा काउंट। सो फ्रेंड्स एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से रहा होगा कि जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे तो उसी समय जेवीएम ने गार्बेज कलेक्टर को एग्जीक्यूट कर दिया होगा, राइट? इसलिए जो है आप देख रहे हो मेन मेथड से पहले ये हमारे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो रखे हैं। हमारा जो फाइनलाइज मेथड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? देन जो है यहाँ पे हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ। मेन मेथड के बाद भी कुछ हमारे फाइनलाइज मेथड चले। इसका मतलब मेन मेथड के एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद जेवीएम ने जो है गार्बेज कलेक्टर को रन कर दिया होगा, इसलिए हमारा फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। देन जो है हमारा काउंट जो है प्रिंट हुआ है। काउंट के जस्ट बाद फिर से गार्बेज कलेक्टर चला है एंड देन ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, राइट? सो लेट्स से मैं इस नंबर को जो है ना बहुत ही कम कर देता हूँ। लेट्स से 100 करते हैं, तब देखते हैं कि क्या गार्बेज कलेक्टर रन होता है। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि अगर हम 100 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो एक बार भी जो है जेवीएम ने गार्बेज कलेक्टर को एग्जीक्यूट नहीं करा है। एक बार 1000 पे भी ट्राई कर लेता हूँ लेट्स से। तो अभी भी नहीं हो रहा। मैं फिर से रन करके देखता हूँ कि बार-बार बने कुछ हो। सो 10 टू द पावर 3 पे भी जेवीएम जो है गार्बेज कलेक्टर को रन नहीं कर रहा है। तो आपको काफ़ी बड़ा नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली हम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, इसलिए, ठीक है? सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको फाइनलाइज़ मेथड का एग्जीक्यूशन समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्या हम किसी भी तरह से गार्बेज कलेक्टर को एक्सप्लिसिटली रन नहीं कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल करा जा सकता है सिस्टम डॉट जीसी मेथड से और गेट रन टाइम जीसी मेथड से। लेकिन बेसिकली ये जो दोनों मेथड है ना, आप यूँ समझ सकते हो कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि गार्बेज कलेक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये अभी भी चलेगा या नहीं चलेगा, ये जेवीएम ही डिसाइड करेगा, ठीक है? तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, लेट्स से इस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं T1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ओके? और इस वेरिएबल को जो है हम इक्वल्स कर देते हैं नल के, ताकि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये एलिजिबल हो जाए रिसाइकल होने के लिए। ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, अब इस ऑब्जेक्ट को जो है रेफर नहीं कर रहा है, राइट? तो इसलिए हमने इक्वल्स टू नल कर दिया। और हम क्या करते हैं, जो गार्बेज कलेक्टर का मेथड है उसको कॉल कर देते हैं। तो सिस्टम डॉट, आप देखोगे जीसी का मेथड होगा, ये रहा जीसी, ओके? और यहाँ पे जो है फाइनलाइज मेथड को हम ओवरराइड कर देते हैं। तो पब्लिक वॉइड फाइनलाइज, और इसके अंदर जो है हम लेट्स से क्या करते हैं, उसका रेफरेंस, उसकी जो है एड्रेस है उसको प्रिंट कर देते हैं, ओके? तो ये एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका एड्रेस हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले ये एड्रेस डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने उसका जो एड्रेस है प्रिंट कर दिया, देन इक्वल्स टू नल कर दिया ताकि वो रिसाइकल हो सके। और हमने गार्बेज कलेक्टर से रिक्वेस्ट कर दिया कि एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर एग्जीक्यूट हुआ तो फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होगा जस्ट बिफोर द डिस्ट्रक्शन, राइट? और ये जो रेफरेंस है उसका एड्रेस उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो बिल्कुल एग्जीक्यूट हुआ, राइट?
ये एड्रेस पहली बार जब बना था तब एग्ज़ीक्यूट हुआ और ये डिस्ट्रक्शन का है। मतलब फाइनलाइज़ मेथड में जब एग्ज़ीक्यूट हुआ है तब प्रिंट हो रहा है ये। तो मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आई थिंक, ठीक है? तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं T2 और ये भी है T2 और ये हमने कर दिया T2, ओके? और यहाँ पे जो है हमने प्रिंट कर दिया लेट्स से मेन मेथड भी प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, मेन मेथड। अच्छा मेन मेथड को नीचे करते हैं हम गार्बेज कलेक्टर के एग्ज़ीक्यूट होने के बाद, ठीक है? तो अब रन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले ही हमारा जो है इस T1 का प्रिंट हो रहा है रेफरेंस राइट, देन T2 का और फिर हुआ है हमारा मेन मेथड, देन मतलब हमारा मेन मेथड एग्ज़ीक्यूट हुआ एंड देन जो है हमारा गार्बेज कलेक्टर एग्ज़ीक्यूट हुआ है और इसने जो है, जो बाद में बना था उसको पहले खाया एंड देन 42 वाले को खा गया, ठीक है? तो ये जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता है, गार्बेज कलेक्टर किसी को भी जो है डिलीट कर सकता है। तो जैसे कि मैं रन करके देखता हूँ, हो सकता है चेंज हो जाए। अ, अभी भी चेंज अच्छा अभी चेंज हुआ है, मेन मेथड बाद में एग्ज़ीक्यूट हुआ है, राइट? एक बार फिर से करके देखते हैं, कुछ चेंज हो जाए। तो अब ये वापस से वही हो गया 69 पहले 69 को खाया इसने। आजा यार! हाँ, इस बार जो आप देख रहे हो, पहले जो T1 बना था, उसी को इसने जो है फाइनलाइज़ मेथड एग्ज़ीक्यूट हुआ है, देन T2 वाला, राइट? और फिर जो है हमारा मेन मेथड एग्ज़ीक्यूट हुआ है। सो फ्रेंड्स जो दूसरा मेथड था हमारे पास जीसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, वो भी मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे पास था रन टाइम डॉट गेट रन टाइम और जीसी मेथड, राइट? तो एक बार रन करते हैं। तो ये एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, राइट? T1, T2 फिर मेन मेथड फिर T2, T1। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको गार्बेज कलेक्टर का रोल समझ आया होगा और ये फाइनलाइज मेथड वगैरह कब एग्जीक्यूट होता है और क्यों दिया गया है, राइट? तो ये प्रोग्रामर के ऊपर है कि वो इस फाइनलाइज मेथड को ओवरराइड करता है या नहीं करता है। अगर आप नहीं करोगे तो जो बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन होती है फाइनलाइज की वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? सो फ्रेंड्स ये जो है वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स में से एक होता है जब भी नई लैंग्वेज डिफाइन होती है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन जो डीएलोकेशन वगैरह है, ये जो है प्रोग्रामर मैन्युअली करेगा या इम्प्लिसिटली ही लैंग्वेज डिफाइन कर दे, ओके? सो बेसिकली एडवांटेज यही है कि काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है अगर इम्प्लिसिटली दिया जाए तो मेमोरी यूटिलाइजेशन काफ़ी एफिशिएंट होती है। व्हेयरएज़ अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यही होता है कि सीपीयू के ऊपर ओवरहेड होता होगा कि कब जो है हमें मेमोरी खाली करनी है, राइट? कब हम कॉल करें गार्बेज कलेक्टर जैसा कि वो मेमोरी को वापस से रिसाइकिल कर दे और यूज़ होने लायक बना दे। ओके?